अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे चुनाव दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से अब देश में राजनीति और मामले और मुद्दे और विवाद उतनी ही तेजी से गर्माते जा रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा अभी गर्म ही हुआ था कि उस पर अब सैम पित्रोदा की एंट्री हो गई है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक के बड़े व्यक्ति माने जाते हैं और वो चाहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत पे लगने वाला टैक्स भारत में लागू किया जाए, जिसकी वकालत कर रहे हैं। और जैसे ही सुबह सुबह एजेंसी पर सैम पित्रोदा का बयान आया, तत्काल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये मुद्दा बना। आज चर्चा हम करेंगे कि आखिर ये विरासत का टैक्स क्या है और कांग्रेस को क्या कमजोर और बीजेपी को क्या ये टैक्स ताकत देगा। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बहन भाइयों, एक होता है विरासत टैक्स। आप सोचते होंगे कि इतनी तरह के टैक्स भर रहे हैं, अब ये मिश्रा जी कौन सा नया टैक्स की चर्चा कर रहे हैं। बहन भाइयों, विरासत टैक्स उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके फैमिली मेंबर को उसकी धन संपदा मिलती है। भारत में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका सारा पैसा, उसकी सारी संपदा, उसकी सारी ज़मीन, सारी जितना भी चीज़ें हैं वो उसके फैमिली में, उसके बच्चों में, उसके फैमिली में बढ़ जाती है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो चढ़ जाता है अपने आप। ज़मीन है तो ज़मीन, पैसे हैं तो पैसे, फैक्ट्री, जो कुछ भी कंपनीज हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं लीगल वारिस पर, और उसके लिए भारत में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। अमेरिका के कुछ राज्यों में इस पर टैक्स लगता है, और वो भी सिर्फ 6 राज्यों में। और वो भी अब 2025 में वो टैक्स की व्यवस्था शायद ख़त्म होगी वहाँ पर, ऐसा दावा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है। लेकिन वहाँ के 6 राज्यों में विरासत पर टैक्स लगता है। तो सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े थिंक टैंक सलाहकार और ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस बात की आज सुबह वकालत करते हुए पाए गए कि अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों में बांटने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत का टैक्स लगना चाहिए। वहाँ 50% लगता है अमेरिका में, तो यहाँ भी कुछ लगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा उनका मत है। तो सैम पित्रोदा जब कोई बात कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के सलाहकार हैं, ओवरसीज़ कांग्रेस का काम देखते हैं, और कांग्रेस की जो पॉलिसी मेकिंग उनकी अपनी बॉडी है उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका है। तो पित्रोदा कोई बात कहते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है। तो सुबह जैसे ही पित्रोदा ने यह बयान दिया, विवाद खड़ा हो गया, और होना ही भी था। तो जैसे उनका बयान आया था, मीडिया वाले समझ गए कि आज कांग्रेस की तरफ से पित्रोदा ने कांड कर दिया। और इमीडिएट 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही भीषण हमला किया और कहा, देखिए मैं तो कह रहा था ये आपकी धन संपदा दौलत को आपके बच्चों से छीन लेंगे। गृह मंत्री का भी तुरंत स्पेशल बयान आ गया, उन्होंने कहा देखो छीनना चाहते हैं, पित्रोदा जी कह रहे हैं। तो पित्रोदा जी की बात को तो बड़ा वजन देती है बीजेपी। अब थोड़ी देर बीती थी कि अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पित्रोदा पर चढ़ाई कर दी और कहा देखिए ये तो आपके पैसे को आपसे छीनने की पूरी प्लानिंग किए बैठे हैं। और पित्रोदा जी की बात वही बात है जो राहुल और सोनिया की बात है। तो बीजेपी ने ये विरासत का टैक्स चिपका दिया पित्रोदा के बहाने, किस पे? कांग्रेस पे। तो मैंने आपको बताया कि विरासत का टैक्स क्या है, पित्रोदा ने क्या किया और बीजेपी ने क्या उस पर रिएक्शन दिया। पित्रोदा ने ऐसा क्यों किया? आपके मन में प्रश्न होने चाहिए, क्या कांग्रेस ऐसा चाहती है? कांग्रेस ने 2 घंटे के अंदर ही पित्रोदा के हर तरह के बयान से खुद को अलग कर लिया। कहा ये उनका निजी विचार हो सकता है, पार्टी की न तो ऐसी कोई नीति है और न पार्टी ऐसी किसी कार्य योजना के बारे में बात करती है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है उन्हीं पर कांग्रेस कमिटेड है। इस विवाद से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, हम आज इस डिबेट में चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा अपोजिशन की तरफ से उठा और बीजेपी ने इसको भुनाया। क्या ये मुद्दा चुनाव का रुख बदलने की क्षमता रखता है अथवा नहीं? क्या ये मुद्दा वाकई में जेन्युइन है
या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश? क्या है ये मुद्दा? तो मुसलमानों वाले मुद्दे का क्या हुआ? बहनों भाइयों, उठा तो वो 2 दिन, लेकिन वो हवा नहीं बना पाया मुद्दा, बहुत चला नहीं वो मुद्दा, उठा बहुत तेज 2 दिन, लेकिन वो चाय के उबाल की तरह रहा कि आया और चला गया। अब आया है विरासत टैक्स। इसके हीरो कौन है? सैम पित्रोदा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी पता नहीं है। तो कुछ बयान सुने पित्रोदा जी के भी, बीजेपी का रिएक्शन, फिर आज की डिबेट। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सेइंग यू मस्ट पे so much money to poor. Now that's distribution of wealth. ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और इस विरासत के टैक्स को समझने के लिए हमने देश के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जी को भी आमंत्रित किया है। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। प्रदीप सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, ये कौन सा नया टैक्स इस देश की जनता पर थोपना चाहते हैं अगर आप सत्ता में आए तो? ये क्या है विरासत का टैक्स? नहीं ब्रजेश जी, क्या आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बयान आ चुका है और हमने स्पष्ट कहा है कि सैम पित्रोदा जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए लगातार इस मुद्दे पर लगातार देश के प्रधानमंत्री भारत की माताओं का, बहनों के मंगलसूत्र पर चर्चा करने लगते हैं, कभी इस पर चर्चा करने लगते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते। एक मिनट रुकिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी, आपका ये कहना है कि आप सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सैम पित्रोदा के बयान से अलग करती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल है, सैम पित्रोदा ने गलत किया ना? उन्होंने निजी बयान दिया, आपकी पार्टी पे दिया। एक एक्सप्लेनेशन नोटिस, एक भी कारण बताओ नोटिस या कोई भी अनुसांगिक अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा पे की हुई तो मुझे बताइए। ठीक इसी तरह का बयान जयंत सिन्हा ने 2014 वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार ने दिया। मोदी सरकार ने लगातार इस पर 2015 पे इस पर चर्चा कराई। 2017 में अरुण जेटली ने इस टैक्स की तारीफ की। 2019 में इस भारत सरकार ने बाकायदा इस पर प्रावधान लाना चाहती, विपक्ष के विरोध के बाद वो पीछे हट रही। तो आप एक क्लैरिटी दीजिए, अभी आप कह रहे थे कि ये उनका निजी बयान है, जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि सैम पित्रोदा को कोई नोटिस दिया, कोई कार्रवाई की, आप मुझे 4 सपोर्टिंग स्टेटमेंट बता रहे हैं कि तो बीजेपी वाले भी ऐसा कर रहे थे। ये तो मैं उनसे पूछूंगा ही। आप अगर असहमत हैं, टेक एक्शन अगेंस्ट सैम पित्रोदा। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी असहमत है और कांग्रेस पार्टी का इनके बयान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वाले को बुला के क्यों बयान दिए हैं? तो ये तो स्पेशली दिया गया बयान है ना? तो आप कहिए ना कि देश के प्रधानमंत्री, आप अपने नेता से पूछो कि क्यों दिया बयान। नहीं, निश्चित तौर पर हम देश के प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे ना कि जयंत सिन्हा के बयान पे आपका क्या कहना है। और आप तो देखो इंडोर्स करो कि अपनी सरकार ये प्रावधान लाना चाहती है। बीजेपी की आड़ में मैं छुपा, मैं तो बीजेपी को अभी पूरा पूछूंगा। अभी संजय चौधरी से एक सवाल होंगे, आप अपनी क्लैरिटी दो। क्या कोई कार्रवाई आपने सैम पित्रोदा पे की? वो कोई बच्चे तो है नहीं दूध पीते, वो तो मतलब पिछली 2 पीढ़ी से आपकी पार्टी में नेता हैं।
नहीं, हमारा कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रदेश के कोई प्रवक्ता, देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाता है। और निश्चित तौर पर पित्रोदा जी का बयान हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि इससे ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। कोई कार्रवाई निश्चित तौर पर समय आने पर आप देखिएगा, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपके वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का बयान है और उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, ये तो आप बताएंगे। उनसे पूछेंगे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आपके नेता ने जानबूझकर एक न्यूज एजेंसी को ये बयान दिया। अब उसके बाद आप उन्हें डिफेंड करने के लिए करें कि उनका निजी बयान, और अभी तक आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं संजय चौधरी को इनवाइट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक समय तो आप भी बहुत वकालत करते थे, आप कहेंगे तो मैं वो पढ़ के डेट के साथ बता दूंगा। फिर आपको ये विरासत के टैक्स को लेकर इतना आप क्यों हंगामा मचाए हुए हैं? देखिए, हम इसीलिए इस बात के विरोध में अपनी बात को रख रहे हैं क्योंकि हम एक मान्यता को मानते हैं। जैसे समाज के बारे में कहते हैं कि किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो ये कांग्रेस की जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सर्वे की बात करते हैं, ये एक्सरे की बात अपने संपत्ति के बारे में घोषणा पत्र में व्यक्त करते हैं, और उसी घोषणा पत्र में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं और उसके लिए कुछ आधार बनाते हैं। उसी बात को रखते हुए उनके थिंक टैंक के एक बड़े महारथी ने हम जिस बात को कह रहे थे उसी बात को प्रामाणिक रूप से, सार्वजनिक रूप से रखा है। तो उसी के वो कहते थे कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन आज चूंकि सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा है, वो सार्वजनिक रूप से कहा है, उसी के आधार पर हम जो बात को कह रहे थे वो बात प्रमाणित होती है। इसी प्रमाणित बात को हमने रखा है। आप भी तो इंडोर्स करते थे। मैं तो जयंत सिन्हा का डेट के साथ कोट दे सकता हूं, वो भी इनहेरिटेंस टैक्स को सही बता रहे थे, तब तो वो MOS थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देखिए, हमारे यहाँ इस पर बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और हम इस प्रकार का कोई निर्णय लेने वाले नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के ही थिंक टैंक के महारथी ने कहा, उन्होंने कहा कि इट इज पॉलिसी इशू ऑफ कांग्रेस, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। तो मुझे लगता है कि इस आधार पर कांग्रेस निश्चित रूप से एक ऐसा टैक्स लाने वाला, और उन्होंने उसको एक आइडियल टैक्स की बात की कि जो संपत्ति होगी उसका 55% जो है वो स्टेट को जाएगा और 45% जो उनके वारिस है उन्हीं को जाएगा। तो जो हम मूलभूत बात कह रहे थे कि संपत्ति को ये जांचेंगे, संपत्ति को बांटेंगे, और किसको बांटेंगे? जिनके पास नहीं है, और उनका कहना है कि इस संपत्ति में मूलभूत अधिकार विशेष किसको बांटना चाहते हैं? ये करोड़ों अरबों का पैसा किसको बांटना चाहते हैं? उनको तो नहीं, जो खास वोट बैंक जिनका जिक्र आप करना चाहते हैं वो है क्या? नहीं, तो वो तो लगातार हैं। देखिए, वो तो इस गठबंधन में लगातार हैं। वो जब बांटने की बात करते हैं, अभी आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने विमेन रिजर्वेशन पर कहा कि जो महिलाओं को आरक्षण मिले उसमें अल्पसंख्यकों महिलाओं को भी मिलना चाहिए। वो इसे अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में स्वीकारते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या आप सिर्फ मुसलमान समझते हैं? हाँ, उन्होंने लिखा है, उन्होंने मुसलमान वर्ड नहीं लिखा, अल्पसंख्यक लिखा है। हाँ, तो उसमें उनका मूलभूत मंतव्य वही है और ये सब जानते हैं, और इसे मनमोहन सिंह निश्चित रूप से अपने कथन में प्रमाणित। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सैम पित्रोदा चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी आए और पैसा छीनकर मुसलमानों में बांट दें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस नीति शासन व्यवस्था में कर्नाटक में भी, और उसके पहले हमने देखा है कि केरल के कुछ राज्यों में भी जो हिंदू धर्म स्थान है वहां के ट्रस्टों का पैसा सरकार ने लिया, और सरकार ने लेने के बाद उन्हें हिंदुओं के बजाय अल्पसंख्यकों में बांटा। ऐसा प्रामाणिक अल्पसंख्यकों में किसको सर? किस वालों को? नहीं, जो भी है अल्पसंख्यक। कौन है सर? केरल, सर क्लैरिटी दीजिए, कौन है अल्पसंख्यक में? भाई, अगर केरल के अंदर बांटा है तो ईसाई होंगे और मुसलमान होंगे, और अल्पसंख्यक कौन होंगे केरल? ईसाई को बांट दिया और मुसलमान को बांट दिया। हाँ, केरल में तो है ही ना। और ये जो लेंगे, अगर मान लीजिए सत्ता में आ गए, ये लेंगे, ये किसको देंगे सर? तो ये तो मनमोहन सिंह के बयान से स्वतः स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमान उनकी प्रायोरिटी में है,
ये उनको देंगे, ये तो सत्य है, ये सार्वजनिक जीवन में है। और मनमोहन सिंह ठीक, जैसे मैं समाजवादी पार्टी के थैंक यू चौधरी साहब, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप नौकरियों में मुसलमानों को नौकरी देना चाहते हैं या अल्पसंख्यकों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है अल्पसंख्यक का शब्द अच्छे से प्रमाणित नहीं कर पा रहे कि इनके नजर में अल्पसंख्यक कौन होता है। आपके नजर में ये कौन है? हमारे लिए अल्पसंख्यक में देखिए, जैन भी है हमारे लिए पारसी भी है हमारे लिए, सिख भी है हमारे लिए, ईसाई भी है हमारे लिए, मुस्लिम भी हैं। और अगर हम अल्पसंख्यक को, अगर हम विमेन रिजर्वेशन में अगर हम माइनॉरिटी को शामिल करने की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो उसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? आप तो एक उनका ही कहना है असल में छिप के आप मुसलमानों के लिए कर रहे हो, हालांकि कह नहीं रहे थे, मैं तो कह के कहलवाया उनसे। नहीं, अब आपने कहाँ कहलवाया, कहाँ कह पाए वो? कहा क्रिश्चियन और ये भाई जैन, पारसी, थोड़ा उसके साइड बाद- मार के उन्होंने स्वीकारा, थोड़ा साइड मारा लेकिन स्वीकार लिया। नहीं, साइड मारना ना मारना ईसाई क्या होता जोड़ है? के। अरे देखिए, अभी आज जो डिबेट हो रही है वो शिकागो से जो है सैम पित्रोदा जी ने जो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में जो कहा, ये उनका अपना निजी बयान था। और कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये उनका निजी बयान था। और आपने देखा होगा 2-3 घंटे बाद सैम पित्रोदा साहब ने स्वयं कहा कि ये मेरा निजी बयान है, इसको कांग्रेस पार्टी से या किसी भी पार्टी से जोड़ करके। डॉक्टर ने कहा था कि शिकागो से बैठ के इस तरह का बयान दो। नहीं, किसने देखिए, कहा था आपको? देखिए ब्रजेश जी, वहां पे कुछ तो डिस्कस हुआ होगा। यूएस में इस क्यों? तरीके का टैक्स है। यहाँ चंदौली में बैठे नेता का बयान नहीं हो रहा, वो आदमी शिकागो में बयान दे रहा है। यूएस तो इसीलिए तो चंदौली वाला बेचारा तरस रहा है। इसीलिए तो उनका ये अपना बोलिए। निजी बयान है ब्रजेश जी, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। और स्वयं जो है इन्होंने भी कहा, सैम पित्रोदा साहब ने भी आप कहा। क्या विरासत के टैक्स को समाजवादी पार्टी इंडोर्स करती है या आप इस तरह के किसी भी टैक्सेशन व्यवस्था के अगेंस्ट है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव पीडीए की आवाज बुलंद करती रही है, पिछड़े दलित शोषित वंचितों की आवाज सदैव। और हमारी जो मांग है, हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम कास्ट सेंसस जो है प्रमुखता के साथ, जैसे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, हमारे पार्टी अरे में मैं हम टैक्स कास्ट- पूछ रहा हूँ, आप जातिगत जनगणना तो बता रहे हैं मुझे। जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी विजय कह जी, तो दीजिए जिसकी- हाँ या ना, इसमें दो ही जिसकी- सवाल जिसकी हैं। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस ने तो कह दिया ना। आप क्या कह रहे हो? आप विरासत की बात कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो इन्होंने तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, खासतौर से गरीबों के पैसों पर इन्होंने डाका डालने का काम किया। जब नोटबंदी इन्होंने की थी तो आपने देखा था हमारे घर मुसलमान वाला चला क्या नहीं चला मुद्दा? अब ये चलाने की देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि चलिए, जाते जवाते इनको हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों और माओ के मंगलसूत्र की इनको चिंता हुई, लेकिन तब इनको चिंता क्यों नहीं हुई थी जब किसान मर रहा था और उसकी पत्नी मंगलसूत्र बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। जब कोविड में पर दवा कोई के लिए पार्टी है जो कम से कम चलो विरासत की चिंता कर रही है, मंगलसूत्र की चिंता कर रही है, कर तो रही है। अरे जब 10 साल कोई नहीं छीन किया। न ले जाए। देखिए ब्रजेश जी, एक चीज मैं बड़े साफ गोई से बताना चाहता हूं, चाहे संजय चौधरी जी के बयान में भी देख लीजिए और देश के प्रधानमंत्री जी का हताशा, निराशा और नाकामी भरा बयान देख लीजिए। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार आ रही है। थैंक यू, बहुत ये शुक्रिया उन्होंने आपका। स्वीकार कर लिया। आप इनके किसी भी सैम बयान में पित्रोदा देखिए। हमारे साथ जुड़े हों या न जुड़े हों, लेकिन उनके जैसी दाढ़ी रखने वाले हेमंत तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आज बहुत ढेर सारी बातें करने वाला हूं। और हेमंत जी बहुत लंबे समय से इस तरह की दाढ़ी रखते हैं। मुझे लगता है पित्रोदा जी ने इन्हीं से कॉपी की होगी। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अंकुर सक्सेना मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं मौजूद हैं। अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप विरासत पर लगने वाले इस प्रस्तावित जो कांग्रेस पार्टी की लीडर का स्टेटमेंट है, इसके साथ हो या आप इसके खिलाफ हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस को इस तरीके के बयान के लिए देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप चाहते क्या हो? आप ये जनता के सामने मैसेज दे रहे हो कि एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में जो अंतर विरोध है, आम जनमानस को उस अंतर विरोध को आज की डिबेट के माध्यम से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंतर विरोध आज स्पष्ट हो गया है कि अंतर विरोध किसमें? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। नहीं, पर ये तो ऐसा नहीं कहा इन्होंने कि क्या कोई समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं ये कांग्रेस की जो सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर रहे हैं? आप इनसे पूछिए। कांग्रेस तो खुद ही नहीं समर्थन कर रही है, तो उनसे क्या लेना देना? तो आप विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं। आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता 4 लोगों का स्टेटमेंट लेके चले आए हैं, और अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिडन सपोर्ट तो आप कर ही अच्छा, रहे आपको हैं। लगता है कि ये कुछ छीनने के चक्कर में है कांग्रेस वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास ना नीति रह गई है ना रीति रह गई है। कांग्रेस के अरे पास नीति ही तो लाए हैं जिसको लेके बवाल चल
सर ये नीति रीति नहीं है, नीति तो है ये वो नीति रीति है जिसमें जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण कर सके। एक समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, अगर कांग्रेस की सरकार आज की डेट में आ जाती है, जो कि आज की डेट में 2024 में असंभव है, और ये मुगालते में है कि अगर हम किसी तरीके से सत्ता में आ जाते तो हम आम जनमानस का आखिरी बूंद तक खून चूसेंगे। आपके गठबंधन वालों की 400 पार आ रही है तो इनके बयान को क्या पूछना है? सर मैं तो कहता हूं इनको इग्नोर मारो आप। सर हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और बस ये है कि कांग्रेस का भी चाल चरित्र चेहरा आम जनमानस के सामने स्पष्ट हो गया है कि इनने अभी तक ना उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है, ना इनने अभी तक एक्सप्लेनेशन मांगा है। अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि कल तक तो मंगलसूत्र खींच के भाग रहे थे, अब तो कह रहे हैं विरासत पर पैसा दो, वो भी कितना 55%। सर अब वही बात कह रहे हैं, मुझे तो बहुत लोगों की फिक्र हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी परिपाटी पर कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो आम जनमानस उनको वोटों के लिए तरसा देगी। आप देखिएगा 2024 में कांग्रेस का यूपी नहीं ऑल ओवर इंडिया में इस बयान के बाद खाता नहीं खुलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। और दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल का रुख करूंगा और फिर समग्रता के साथ हेमंत जी से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर साहब आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे इस विरासत पर लगने वाले टैक्स जो अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है इस वक्त, इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आखिर आम लोगों की बोलचाल भाषा में समझने के लिए आप बताएं कि सैम पित्रोदा एक्चुअली क्या कहना चाहते थे। देखिए, सैम पित्रोदा जी एक विदेशी मॉडल का एक तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, और जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी चुनौती रही है, 51 में वो गलती हुई थी जिसका आज जिक्र फिर से होने को आ रहा है। हम लोगों ने 56 में एक मॉडल लिया था, कैपिटलिस्ट मॉडल लिया था, सोशलिस्ट मॉडल लिया था, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि हमें 91 में दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ने की रणनीति बनानी पड़ी। और इसी वजह से 51 के बाद जीडीपी बढ़ा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमने भारतीय मॉडल छोड़ करके पश्चिम का मॉडल। आज फिर वही चर्चा आती है, ये कांग्रेस का है या नहीं है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन सैम पित्रोदा जी एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी राय शुमारी एक महत्व रखता है हमारे देश में किसी न किसी माध्यम से। अब अमेरिका को जो लेके आते हैं, वहां का सामाजिक ताना बाना क्या है, वहां पारिवारिक स्थिति क्या है, वहां पर आत्मनिर्भरता का स्तर क्या है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। भारत का मॉडल क्या है? अगर हम पारिवारिक लेकर के चलते हैं, लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां इकट्ठा करते हुए वो सरकार पर अपनी निर्भरता नहीं रखते हैं। आज छोटे किसान जिसकी चर्चा हो रही है, छोटा व्यापारी जिसकी चर्चा हो रही, क्यों अपनी नैया पार लगा ले जाता है तमाम कष्ट के बावजूद? उसको विरासत में बहुत कुछ मिलता है, चाहे उसको स्किल कह लीजिए, छोटी मोटी संपदा कह लीजिए, या जमीन कह लीजिए। अगर विरासत की वो जमीन नहीं होती किसानों के पास, आज सोचिए किसानी कहां से कहां पहुंच चुकी होती। तो हमको सोचना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का क्या मॉडल होना चाहिए। अमेरिका आज पूरी तरह से आप देखें आर्थिक रूप से बहुत बुरी स्थिति में है, वही हाल यूरोप का है। ऐसी स्थिति में जब उनका अपना मॉडल खुद अपने यहां काम नहीं कर पा रहा है, क्या भारत में हम उस मॉडल को लगाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि भारत में यदि थोड़ा इधर तरक्की आई है तो उसका कहीं ना कहीं भारतीयकरण करके आया है। आप देखें तो कृषि का जो हमने देखा पतन देखा, वो हमने देखा 56 के बाद देखा, एमएसएमई का 56 के बाद देखा। आज सबको फिर उसी की चिंता आई और आप उसका जवाब दें सर कि इन केस मान लीजिए कि ये इनहेरिटेंस टैक्स ये लागू हो जाता है, विरासत पर लगने वाला टैक्स, सर्वाधिक प्रभाव किन लोगों पर पड़ सकता है? कारपोरेट पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बड़े लोगों पे? आम लोगों पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं सर, उनके पास होने को क्या है बेचारों के पास? आम लोगों को ही तो खोने का मुख्य है। आप छोटे व्यापारी को देखिए, छोटा व्यापारी जो इकट्ठा करके 4 पीढ़ियों से इकट्ठा करके 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान बनाया है, जिसने 10 बीघा खेती जो उसकी कभी कीमत की नहीं थी, आज 10 बीघा की खेती अगर उसके सड़क के करीब हो गई, वो करोड़ों की हो गई। तो ये किसका जाएगा? ये आम आदमी का जाएगा। और उसके 4 बच्चे हैं, इस तरह सोचिए, उसको वितरण करना है 10 बीघा खेती 4 बच्चों में, तो उसका आधे से ज्यादा तो टैक्स निकल गया। तो एक कैप बना देते हैं ना कि जिसके पास 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी उससे ये टैक्स लेंगे, एक कैप बना देते हैं। हाँ? और दीपक रंजन जी तो बता रहे हैं यही है। अगर आप ये करेंगे तो ये निश्चित
प्लॉट बना हुआ है कि मैं इसके ऊपर आपको अगर बता आपके दूं, पास संपत्ति है, इसका मतलब मतलब बड़ा होता है कि incentive आज आप जो इस तरह का MSME चाहिए। थोड़ा बहुत जानना आगे चाहते काफी हम बढ़ा। तो- जानकारी लेके हम आए तो हैं। देखिए गरीबों की तो हम उनसे मदद पूछा करना भी नहीं चाहते गया, हैं। ये टक से बोल दिया कि नहीं नहीं इतना कैफ होना चाहिए। इसका मतलब दिल में कुछ है बात। नहीं, प्रोफेसर है साहब ये, ऐसा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं। ना ना आप तो फंस गए हैं, आप तो बोलो मत, बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए MSME सेक्टर क्यों आगे बढ़ेगा, वो क्यों तरक्की करके देगा देश को, क्यों हमारा किसान आगे बढ़कर के तरक्की देगा, हमारे यहाँ स्टार्टअप बिजनेस क्यों स्टार्ट होगा। आप इस तरह से कल्पना करिए, जो हमारे यहाँ छोटे, जिनको आप बड़ा आज कारपोरेट बोल रहे हैं, वो बड़े कारपोरेट भी मुताबिक छोटे ये से बड़े भारतीय थे और जो उनकी अगली पीढ़ियों ने बढ़ाया है। इंडियन जो इको सिस्टम है और हमारी अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, वो इसके लिए ठीक नहीं है इस तरह का टैक्सेशन। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो हमारी सबसे बड़ी आर्थिक मजबूती है। हम इसके माध्यम से अगर इनहेरिटेंस टैक्स लाते हैं, हम अपने सामाजिक ताने बाने को तोड़ देंगे तो हमारे यहाँ आर्थिक कुछ भी नहीं बचेगा। हम धन्यवाद सर। अमेरिका से बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां पर समाज नहीं होता है, जहां 30 साल पे लोग अपना क्रिमेशन का इंश्योरेंस कराते हैं। हम उस समाज से क्या प्रेरणा लेंगे? वहां का बिल्कुल कौन सा ठीक है। टैक्स प्रणाली हम लागू मैं करेंगे? हेमंत तिवारी सोचने जी की को बात है। आमंत्रित करता हूं भारत इस का अपना कार्यक्रम एक में। अलग कल्चर है, धन्यवाद एक सर। समाज है, उसको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, दो विवाद इस समय छिड़े। 2-3 दिन पहले मुसलमानों का मुद्दा आया। वैसे आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की मुहर है। ये मुद्दा चल ही रहा था, तो ये मुद्दा जब चलता और उससे बहुत मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता, तब तक ये सैम पित्रोदा की एंट्री हो गई। ये सैम पित्रोदा ने जानबूझ के किया है या उनके मुंह से निकल गया? पहले तो याद दिला दूं कि ये वही सैम पित्रोदा है जिनका परिचय कांग्रेस ने एक बार अपने बड़े मंच से एक बढ़ाई के रूप में कराया था। हाँ, यानी हाँ, ठीक कह रहे हैं। पिछड़ी जात से आते हैं, हाँ, हाँ। दाढ़ी ऐसी रखता है। आई थिंक यूपी के इलेक्शन था शायद उस टाइम, उसी टाइम की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम आपको सही है। और आपने दाढ़ी का जिक्र किया तो पिछले 38 वर्ष से मैं इसी प्रकार के लगभग मैं आपके सपोर्ट में बोला, मैं संजय चौधरी का नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके सपोर्ट में था। तो मैंने कहा कि हो सकता है सैम पित्रोदा ने आपसे कॉपी किया। मैं उनका संजय चौधरी को नहीं गारंटी ले सकता, अपनी ले सकता हूँ। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण गेम हैं, जैसी आप कहें आपकी दृष्टि इस पर होगी, बाकी तो पूरे देश की दृष्टि से है। पिछले 3-4 दिनों से या 5-6 दिनों से आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जो भी बात कर रहे हैं बड़ा एग्रेशन उनके भीतर है। और पूरे भाजपा की ओर से इसमें कोई शक नहीं कि देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है। और फिर वो जो चीज कह रहे हैं उसको अमित शाह फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके पीछे जो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ, वही चीज चाहे वो सभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल मैं देखता हूं कि इन तीनों लोगों की गेंदबाजी ना एक टाइप की है। एक स्टेटमेंट आया, टक से उसको अमित शाह ने उठाया, इमीडिएट उसको योगी आदित्यनाथ उठाते हैं। देखिए बहुत सही बात आपने कही। नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व के विकेट पे एकदम स्विंगर आउट स्विंगर डाल रहे हैं, अमित शाह इन स्विंगर डाल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर जी वही बॉल डाल रहे हैं जो यारकर हो जाती है। तो ये सैम पित्रोदा ने बाउंसर डाली या यारकर खा के खुद ही मुंह के बल गिरे? अब 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूं। देखिए, इधर से बॉलिंग बड़ी तेज हो रही है, आउट स्विंगर इन स्विंगर यारकर हो रही है, और उधर से क्या हो रहा है? उधर से कांग्रेस और संपूर्ण अपोजिशन वेल लेफ्ट कर रहा है। मतलब हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, तुम हमें कितना छेड़ो, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हें छुएंगे तो कैच आउट हो जाएंगे। अपोजिशन इससे बच रहा है। रिएक्शन आपने देखा होगा, इन सेंसिटिव इश्यूज पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया किसी और? 1 घंटे में लकड़ी फेंक के ये सब सैम पित्रोदा से भाग गए, जैसे सैम पित्रोदा को पहचानते ही नहीं। बेचारा आदमी, बेचारा पूरी जिंदगी दे दिया। अब कह रहे नहीं उसका अनका अकेले वाला है, हमसे मतलब नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, इन्होंने सेंसिटिव गेंदबाजी पर वेल लेफ्ट किया, मतलब गेंद छुआ नहीं। अब बगल से निकल गई, से इधर से निकल गई, छुआ नहीं, कैच हो जाएंगी। लेकिन सैम पित्रोदा ने एक नई लकड़ी पकड़ा दी उनको।
तो इसमें तो कोई शक नहीं कि सैनिक तुर्रा ये मुसलमान वाली जो बाउंसर आई थी, इसका क्या कोई इम्पैक्ट हुआ या ये भी छोड़ दिया, अपोजिशन ने नहीं आप खेला? ध्यान रखिएगा, आप पिछले चुनाव का ध्यान रखिए। पिछले चुनाव में पहले चरण के बाद क्या बात हुई थी, इसी तरह की बात आई थी। उसके पहले चुनाव में भी, हालांकि उसके पहले वाला चुनाव जो था 2014 का, वो उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद का जो परिदृश्य उत्पन्न हुआ था, वो वाला चुनाव था। लेकिन 2019 में भी बात की गई, और आप ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दूसरे या तीसरे चरण में असुसान और कब्रिस्तान की बात आई थी। और इधर से इस तरह की बॉलिंग लगातार जारी है। तो इस तरह की गेंदबाजी जब होती है तो इतना जान लीजिए। आपके एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि हेमंत तिवारी आज अपनी बात रख रहे हैं कि आईपीएल की कमेंट्री कर रहे हैं। आप ही के दोस्त हैं, मैं नाम क्या। अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल है, अखिलेश यादव ने कन्नौज से लड़ने का मन क्यों बना लिया? देखिए, कन्नौज से जब तेज प्रताप का टिकट का ऐलान हुआ तभी मुझे इस बात की आशंका थी, और जिस तरीके से वहाँ स्थानीय स्तर पर वर्कर्स ने विरोध किया, नहीं हमको अखिलेश चाहिए, कि पहले से तय था। इन्होंने एक थोड़ा सा ऐसे लिटमस टेस्ट के लिए थोड़ा सा मसाला डाल दिया था जो सही नहीं गया, तो इनको अल्टीमेटली उतरना पड़ा। और अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सीट मुझे लगता है कि कोई खराब सीट नहीं है। और अखिलेश यादव तब तय किया, ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव ने जब देखा कि जिस तरीके की आशंकाएं और स्थितियां 3 महीने पहले थी, उनमें काफी तब्दीली हुई। आप भी देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी से जितने बड़े परिणाम की प्रत्याशा की जा रही थी, शायद चीजें उस दिशा में उतनी अच्छी नहीं जा रही। कोई नई बाधाएं, वहाँ क्षत्रियों की बाधा, यहाँ ये पोलराइजेशन की चीजें आगे न बढ़ पाने की बाधा, कई चीजें, कई देश कमजोर हो गया। बहुत लास्ट आवर में अपना नॉमिनेशन उन्होंने अनाउंस किया है, अब तो कल ही लास्ट डे थे। जी, ये देख करके अब तो उनको घेरने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बीजेपी को। नहीं, इसमें उनको घेरने के टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा है कि कन्नौज सीट आप जानते ही हैं, 3-4 जिलों की अलग अलग मुख्तलिफ उसमें असेंबली सेगमेंट आते हैं, और वो इलाका इनका रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, उनकी पत्नी वहाँ चुनाव हार गई थी, लेकिन अखिलेश यादव और वहाँ बड़ी थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय चौधरी जी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए अपनी उपलब्धियां शायद कम पड़ गई हैं, इसलिए आप इस तरह के विवाद और इशू की फिराक में रहते हैं कि वह मिले और झपट ले? देखिए, हमारे इश्यूज चुनाव के पहले लोग कहते रहते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के इश्यूज के बेस पे ही जनता बार बार लगातार अपनी मोहर लगाती रहती है। ब्रजेश भाई, आपने तो उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव देखे हैं और उनके चुनाव परिणाम को भी जांचा और परखा भी होगा। विधानसभा के चुनाव में भी ये लोग यही कह रहे थे, और विधानसभा के चुनाव का परिणाम बताता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों पर अपनी जोरदार मोहर लगाकर 37 सालों के इतिहास को बदल कर दिखा दिया है। निश्चित रूप से हमारे विपक्ष में आने वाले दल जिस प्रकार का एक नया वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, नए एजेंडे को लेकर आते हैं, निश्चित रूप से उसको भी बताने की जरूरत रहती है। परिवर्तन के आधार पर जिस संशोधनों के साथ देश का ताना बाना बनाने की बात करते हैं, उसको भी उजागर करने की बात होती है। चुनाव दर चुनाव जब आप सर 400 सीट जीत ही रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, तो क्यों इनके इस तरह के बयान, जिसकी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता 24-48 घंटे से अधिक, उन बयानों को लेकर आप लोग क्यों इतना गंभीर हो जाते हैं? नहीं, लेकिन जब कोई अपने बयानों से देश के ताने बाने को ही तोड़ने की बात करता हो, जिस जनगणना की बात को अंग्रेजों के समय के दौर ने ही अस्वीकार कर दिया, हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी जिसे स्वीकार नहीं किया, लगातार शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ऐसे चीजों को लाकर एक बार फिर से उनके तो युवराज जोरदारी के साथ कहते हैं कि हम सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद तो आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप जातीय जनगणना के एकदम साफ खिलाफ हैं। नहीं, वो जो भी रख रहे हैं, वो जो भी ताना बाना रख रहे हैं, वो यही तो बात करते हैं कि इसके आधार पर हम सारी संपत्तियों का सर्वे करेंगे। वो कहते हैं हम एक झटके में गरीबी को हटा देंगे,
तो ये जो उनकी नेतृत्व की मंशा है, और ये सारे गठबंधन के नेतृत्व की मंशा को ही बताता है कि किस प्रकार से ये नेता अपनी नीतियों पर कायम नहीं है, अपने सिद्धांतों के साथ एकमत नहीं है, और कैसे बिना बदले पूछे हुए दीपक लोगों के रंजन साथ- बताने लगे थे कि नहीं नहीं तो 10 करोड़ है, कैप लगी है वहां पे अमेरिका में, बिना नहीं, ये पूछे तो इनकी देखिए, ये तो अंदर hidden चल रहा है agenda इनके, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, ये तो सपा और कांग्रेस का हिडन एजेंडा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, हाँ। और मुझको लगता है कि इनका असली चेहरा सामने आएगा। और ये छीन वही लेना लोग तो चाहते है ना, हैं। ये वही लोग तो हैं जो भ्रष्टाचार के आधार पर इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है। अब वो 85 पैसा भी जनता के पास पहुंचकर उनकी संपत्ति अगर बन रहा है तो उन संपत्ति पर भी इनकी नजर है। निश्चित रूप से इनकी मंशा को उजागर करने के लिए ही ऐसे तथ्यों का रखा जाना। सर जब आपको उनको 400 बेनकाब सीट किया मिल जाना ही जाएगी तो ये कुछ भी बोले सैम पित्रोदा, क्या फर्क पड़ना है? 400 नहीं, अब 399 है। एक तो हम वैसे ही जीत चुके हैं। हाँ हाँ, भाई, एक तो आपने ये- बिना चुनाव के ही जीत ली। बिल्कुल, हेमंत जी बिल्कुल, बता रहे थे बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल। जी, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ प्रदीप सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। जब आपको लगता है कि आप बीजेपी को हरा देंगे, आपके नेता क्लेम करते हैं अब की बार 300 पार और बीजेपी 150 पे सिमट जाएगी, तो ये अपने नेताओं के जिनसे आप हर 2 घंटे में उनका बयान निजी बता के किनारा कर लेते हो, इनके मुंह में लगाम क्यों नहीं लगाते हो? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? एक पे कार्रवाई करते तो शायद नहीं बोलते, तो अब क्यों ना माना जाए कि आप ऐसा चाहते हो? नहीं, ब्रजेश जी बार बार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारे सारे शीर्ष नेताओं ने ये बात कही है कि पित्रोदा जी का बयान उनका निजी बयान है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार मुस्लिम लीग, ब्रिटिश शासन लगातार बता रहे, इनका मुस्लिम लीग का प्यार और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्यार इनका बार बार क्यों छलकता है? इसलिए छलकता है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए अच्छा लगता है कि आपने गुलाम भारत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई है। इसलिए अच्छा लगता है कि आप बार बार, अभी आपने ब्रिटिश शासन में भी जनगणना के उस प्रस्ताव पर अपने विचार रखे, इसलिए विचार रखे कि आज भी आज जो नहीं, सरकार, जाति जनगणना नहीं चाहिए। हाँ, तो वही निश्चित तौर पर इसीलिए कि आप बेरोजगार नौजवानों पे बात नहीं करना चाहते, आप किसानों के समर्थन मूल्य पे बात नहीं करना चाहते, आप जो महिला सुरक्षा पर बात नहीं करना चाहते, और पूरे 10 साल और का आप विरासत पर टैक्स की बात करोगे? हाँ, पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, अगर इतना ही आत्मविश्वास है तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। मंगलसूत्र लेके भागने वाली बात, आप मंगलसूत्र पर चर्चा करते हैं, मंगलसूत्र की गरिमा को समझते हैं क्या? एक सामान्य सा जेवर समझ लिया आपने क्या? तो हम नहीं छीनेंगे। आप निश्चित तौर पर आप मंगलसूत्र की कीमत अगर पहचानना चाहते हैं तो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी से ऐसे देखिए। आप अगर वाकई पहचानना चाहते हैं उस देश के नौजवानों, देश के जवानों की पत्नियों से पूछिए। अगर आप वाकई तो ये बात आप सैम पित्रोदा को क्यों नहीं बताते? संजय चौधरी को बताने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बताना नुकसान चाहते हैं, है। इसलिए ये बात सैम पित्रोदा को कहनी चाहिए आपको। बार इस देश इसमें संजय को बताने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं। बंद करिए। आप बेरोजगार नौजवानों को, आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, 1.5 करोड़ लोगों से आपने रोजगार छीन लिया। इस पर बात करने की भाई प्रदीप जी, ये बात जो हमें बता रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, नो डाउट अच्छा बोल रहे हो, पर ये बात उनको भी बताओ ना जो शिकागो में बैठे हुए हैं। नहीं, शिकागो में बैठे हुए यहाँ शाहजहांपुर वाले की पूछ नहीं है, आपका नेता घूम रहा है, और शिकागो वाले को इतनी इज्जत। इस देश का आम नौजवान पूछ रहा है कि भैया 15 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की संपत्ति के बराबर संपत्ति, ये सवाल है। ये सवाल तो क्या छीन के बांट दोगे भैया हमारा पैसा? नहीं, इसलिए नहीं, क्या चाहते हो? छीन लोगे? निश्चित क्या कर लोगे भाई? निश्चित तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि आप किसानों के समर्थन मूल्य पर बात कब करेंगे? आप खाली 15 लोगों की बात करेंगे, आप देश के नौजवानों की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं। बड़ी जल्दी है आपको विरासत के टैक्स का कैप्सेशन करने में कि इतना कैप लग जाए 10 करोड़, बड़ी बेसब्री है कि ये टैक्स लग जाए। नहीं, आपसे तो नहीं पूछा गया था, आप क्यों बीच में बोल के बताने आए थे प्रोफेसर साहब को? नहीं 10 करोड़ पे लगता है। अरे भाई, आपसे क्या मतलब है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने 10 करोड़ का उल्लेख नहीं किया था, मैं ये और गरीबों की बात कर रहे थे आदरणीय अग्रवाल साहब। मैंने इस पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों से इतनी मोहब्बत और गरीबों से इतनी नफरत क्यों करती है? समाजवादी पार्टी अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाना चाहती है, जात पात की दूरी को मिटाना चाहती है, ऊंच नीच की दूरी को मिटाना चाहती है। और बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा आ रहा है 400 पार का, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से आवाज आ रही है, हिंदुस्तान की जनता इनका भूत उतारने जा रही है। 400 पार नहीं बल्कि 400 हार। देखिए, अगर मन के लड्डू ही ब्रजेश जी खाने हैं ना, थोड़ी शक्कर उसमें और मिला लें। भूत उतारने से क्या मतलब?
400 पार का जो नारा दे रहे हैं ये, भूत वाला क्या? इनकी भूत इनका उतरेगा 400 पार का नारा दे करके और लोगों को बेरोजगार करके, महंगाई चरम पर ला करके, और हर दृष्टि से जो है इन्होंने ना स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने कोई अच्छा काम किया, न इन्होंने शिक्षा की दिशा में इन्होंने कोई अच्छा काम किया, तो जनता इनसे 10 साल का हिसाब नहीं लेगी। ये देखिए, इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए, अरे शिकागो आप भी तो गए थे, आप प्रधानमंत्री जी भी तो गए थे जर्मनी, उन्होंने वहां पे क्या बयान दिया था कि हिंदुस्तान में जन्म लेना ही पाप है। उन्होंने कहा था नहीं कहा था? हिंदुस्तान किस आधार पर उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप है? हिंदुस्तान हमारी मां है, उन्होंने कहा था वहां पे जन्म लेना पाप है। और आज ये शिकागो में बैठे लोगों का भरी मन से जो है वो कर रहे हैं। अरे जब हमने मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, सैम पित्रोदा साहब ने मना कर दिया कि हमारा कांग्रेस पार्टी से, ये पहले बता रहे थे कि 10 करोड़ पर कैप्सेशन लगा हुआ है। हमने कहा 10 करोड़, आप ही बोल रहे हैं। मैंने ही नहीं कहा, मैंने अच्छा खासा प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, आप बीच में कूद गए। प्रोफेसर साहब आप पकड़े गए तो आप कह रहे नहीं, प्रोफेसर साहब ने गरीबों के लिए कहा कि गरीबों का इसमें हक मारा जाएगा। हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रह ली, पर उस टाइम आप बोले थे उसमें आपने कहा था कि एक ऐसा, अरे मैं तो सबको पिन मार के चेक करता रहता हूं भाई, किसमें कितना टेम्परेचर है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना अमीरों, ठीक, मैं अंकुर सक्सेना को इनवाइट करता हूं। भाई देखिए अंकुर जी, ये बात तो क्लैरिटी हो गई कि इन लोगों का विरासत के टैक्स से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, वो सैम पित्रोदा का बयान था। अब कौन सा एतराज है आपको? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं फिर कहूँगा कि इन लोगों का कोई हिडन प्लान है, और जब इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए जब इनका प्लान इनका लीक हो गया तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में लीक हो गया। बिल्कुल लीक हो गया। अरे वो भरे महफिल में अगला आदमी न्यूज एजेंसी पे बोल रहा है इसमें लीक क्या है सर? उनने शिकागो से उनने बयान दिया है तो वो एक तरीके से लीक ही माना जाएगा, क्योंकि ये भविष्य के लिए जो आम जनमानस का खून चूसना चाहते थे, ऐसी पॉलिसी लाना चाह रहे थे। दूसरी बात अभी जो इकोनॉमिस्ट महोदय ने की और चर्चा में उभर के आया, देखिए हम लोगों की 70% पॉपुलेशन आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, इसने किसान सम्मान निधि योजना, 5 किलो राशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऑटोमेटिक आम जनमानस के बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन किया है अपने संसाधनों के माध्यम से, और बिना किसी विरासत टैक्स को लगाए हुए उनने लोगों को उनकी संपत्ति का हक दिया और उनको मकान का मालिकाना हक दिया है। और उसके लिए हम लोगों ने किसी भी तरीके के बारिशान टैक्स रूपी का ना नाम लिया और ना इस तरीके के कोई भी विचार हम लोगों के मस्तिष्क में था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप में इच्छा शक्ति है और आम जनमानस इसको देख रहा है, इसी इच्छा शक्ति के आधार पर हम लोग खुल के आपके सम्मानित चैनल पे कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उस 400 पार के नारे के बहुत करीब। और अच्छा, ये हेमंत जी को बताओ कि बागपत में सब ठीक तो है? हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, और बागपत में आप देखिएगा हम लोगों का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। कुछ फंसा है क्या मामला? मुख्यमंत्री वहां पता है 4 बार गए, 4 बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं चुनाव में, कुछ तो फंसी है बात नहीं। अगर आप अपने दम पर वहां बहुत क्रांति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री 4 बार बुलवा रहे हो। देखिए मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, अपने घर में 4 बार, बागपत की सीट में चीफ मिनिस्टर के 4 दौरे हो चुके। तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ तो कहीं फंसा हुआ है आपका मामला। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश जी, उनको जहां पर अच्छा लगेगा 4 नहीं 40 बार मैं तो कहता वो वहां पे रह भी सकते। इसका मतलब कि बागपत में उभारी हैं आप पे, मान तो लिया आपने? नहीं, वो उनका अपना घर है, उनको वहां पर जनता ने इतना स्नेह दिया। आप अपनी बागपत उनको जनता ने इतना स्नेह दिया सर, जनता इतना स्नेह दे रही है। 4 बार आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वहां क्यों लगवाने पड़े? बस हेमंत जी को इस बात का जवाब दे। जनता का इतना स्नेह उन्हें प्राप्त हो रहा है कि वो खिंचे चले आ रहे हैं बार बार, और बागपत उन्हें बहुत अच्छा, वो आप नहीं बुला रहे हो अपनी मर्जी से? बहुत अच्छा है। जस्ट सेकंड, वो आप नहीं बुला रहे हो, अपनी मर्जी से आ रहे हैं? सर जो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए शिरोधार्य है। निश्चित रूप से बागपत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत जो प्रत्याशी उतरे हैं उनके द्वारा रैली की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री हमको समय दे रहे हैं। हेमंत तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई हेमंत जी, ये हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है सवाल, लेकिन अंकुर की बात में मुझे कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है, आपको भी दिखा क्या? मुझे कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन पहले चरण में दिक्कतें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ थी ही, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरे चरण में भी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें थी, और जिन दिक्कतों के बारे में तमाम चर्चा हो चुकी है वो सार्वजनिक है, जैसे क्षत्रियों की नाराजगी, जाट मतों में थोड़ा सा डिवीजन, और कुछ अन्य जातियों में थोड़ी थोड़ी नाराजगी, ये विषय तो था जिसके लिए कहीं कहीं मुख्यमंत्री को अपने प्रभाव और सर, जहां ये कहते हैं हम सबसे मजबूत हैं, वहां पर मुख्यमंत्री के 4 बार कार्यक्रम लग रहे हैं, कुछ तो बात है सर। भाई मुख्यमंत्री तो इसमें कोई शक नहीं, शायद अकेले ऐसे नेता हैं
मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम जिन्होंने इस पूरे चुनाव में किसी भी नेता के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेहनत की है। 20 जगह गए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं इतनी बार गए हैं। खाली जो 8 सीटों का चुनाव, ये 16 सीटों का चुनाव प्रचार खत्म हुआ, मुझे लग रहा है मैं क्या पूछना चाहता हूँ सर, आप या तो सुन के उसको इधर उधर, मैंने बागपत में कुछ फंसा है क्या इनका आरएलडी वालों का, ये कह रहा हूँ। देखिए, बागपत जीतना इस बार तो कम से कम जयंत चौधरी के लिए बेहद जरूरी है। बागपत का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है इनके लिए पिछले 10 वर्षों से, तो ऐसी सूरत में कोई इफ एंड बट न रह जाए, इसलिए संभवतः जयंत चौधरी और उनके पूरे सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और मुख्यमंत्री स्वयं 4 बार वहां गए। दिक्कतें तो थी, इसमें कोई शक नहीं, उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कतें थी। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें शायद उतना डैमेज की बात नहीं सामने आ रही है जितना ऐसा लगता था इस तरह से होगा। तो डैमेज कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बड़ी पार्टी है, बड़ा पराक्रम किया, बड़ी स्ट्रेटजी है, बड़े वर्कर्स है, बहुत साइंटिफिक सिस्टम से काम करते हैं, तो उसका फायदा तो स्वाभाविक रूप से मिलेगा। जी हेमंत जी धन्यवाद। मैं संजय चौधरी जी को कनेक्ट करूंगा, फिर प्रोफेसर साहब के पास चलूंगा। ये बागपत की सीट पे क्या फंस गया चौधरी साहब कि मुख्यमंत्री जी 4 बार गए, ये तो आपके सहयोगी की सीट है जिसको इन्होंने क्लेम किया था कि इनकी तो विरासत वाली है, जिस टैक्स पे हम बात कर रहे हैं वो वाली सीट है। नहीं ब्रजेश भाई, देखिए चुनाव को आप भी लगातार कवर करते रहे हैं और आप याद कीजिए 22 के विधानसभा के चुनाव पर मुझको लगता है कि उस पर भी चर्चा पर बैठे थे और ब्रजेश भाई आप भी थे और हमारे बड़े भाई भी थे। उस समय भी पहले चरण को लेकर इसी प्रकार की आशंकाएं विधानसभा चुनाव को लेकर ली जा रही। वहां पर 22 के चुनाव में ब्राह्मण नाराज है, इस प्रकार की बड़ी तगड़ी थी कि ये ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश का। इस बार पहले चरण में ठाकुर नाराज है, इस प्रकार की है। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूं कि आरएलडी को आपके बहुत मजबूत सपोर्ट की वहां जरूरत है, बिना आपके ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए 4 बार बुलाया गया। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। नहीं ब्रजेश भाई, मैंने कहा ना कि उसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। पिछली बार की ज्यादा से ज्यादा के बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बागपत जीतेगी, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। सर आप नहीं जीतोगे सर, वहां आरएलडी जीतेगी सर, अगर जीती तो। अरे आरएलडी आप उसको सर भूल जाते हो। अरे इनको दे दिया है आपने भाई। नहीं आरएलडी जीते, हम जीते, हम सब एक साथ हैं। अभी तो ऐसा आप उसमें स्पेस मत तलाशो अपने लिए, वो उनका निजी मामला है, आप स्पेस मत निजी मामला है। मतलब आपने एक्सेप्ट किया कि जूतम लातम हो रही है? नहीं हो रही, निजी मामला है। अरे ठीक है, 2-4 फाइट का किसी में जूतम लातम हो रही है। ओके प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, सर मुझे बताइए कि आम आदमी वैसे भी टैक्स से बहुत परेशान है। संजय भाई समय बचा तो आऊंगा, मैं प्रोफेसर साहब कनेक्ट कर रहा हूँ। सर वैसे भी कोई सामान्य टैक्स पेयर इस देश का जितना कमाता है उससे आधे से ज्यादा तो टैक्स भर देता है, तो सर इस पे कुछ रियायत की बात होनी चाहिए कि आप कुछ और इंपोज करवाओगे सर? नहीं, मुझको लगता है कि धीरे धीरे टैक्स रेट कम होगा, क्योंकि टैक्स का जो ब्रैकेट दायरा है वो काफी विस्तृत हो चुका है। अगर हम इस साल का भी देखते हैं, यानी कि 23-24 का देखते हैं, तो टैक्स कलेक्शन जितना रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे भी 18-20% बढ़ करके आ रहा है। और यही हाल जीएसटी का है। जीएसटी भी लगातार एक जंप ले रहा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का भी रीजन है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो नीति आयोग का निर्धारित है, तो यदि ये लोग आते हैं तो एक मिडिल क्लास हमारे यहाँ सृजित हो रहा है जो ग्रोथ को प्रोपेल करना बढ़ा रहा है। चाइना की क्राइसिस यहीं पर आती है कि उसके पास इस तरह का कोई नया ग्रोथ इंजन नहीं बन रहा है। तो यदि मिडिल क्लास बनता है और गरीबी कम होती है, तो गरीबी के नाम पर जो खर्चा करना पड़ता है वेलफेयर का, वो न होकर के एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपने कहा और कि टैक्स का दायरा बढ़ा, इसी पैटर्न पर इकोनॉमी चली। मैं कह रहा हूं टैक्स का बेस, टैक्सेशन का बेस बहुत व्यापक और बड़ा हो गया है। अब जिस साइज में चाहिए वो था इकोनॉमिक पोजीशन में आपके पास टैक्स बेस का साइज बहुत बड़ा हो गया। वही मैं कह रहा था आपसे। अब तो टैक्स पेयर की गर्दन छोड़ दो सर, उसका शिकंजा कुछ तो कम करो। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि अभी हमें कई चीजें करनी हैं, तो इसलिए बहुत तेजी से कम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअल टैक्स रेट घट रहा है।
वो चाहे डायरेक्ट टैक्सेस में देखें तो, कारपोरेट टैक्सेस में देखें तो, जीएसटी में यदि आप देखते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स बढ़े हैं लेकिन ओवरऑल रेट अब जो है स्टेबल है। और जीएसटी की विशेषता यहां पर यह मैं बता दूं कि ये एक ऐसा टैक्स है कि जो हमारे यहां फेडरल टैक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां मिलकर के निर्धारित कर रही हैं इस टैक्स को। तो मुझे लगता है जीएसटी में फ्यूचर में टैक्स रेट कम होने की बहुत शुक्रिया आपका सर, ज्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं 15 सेकंड दे पाऊंगा बस। दीपक रंजन कह रहे थे कुछ मारपीट वाले, क्या कहा था आपने? वहाँ पे जो है इनके आपस में अच्छा एक सेकंड सुन लो, उनकी सुन लो आपस में। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, सुन तो लो, बोलिए। देखिए दीपक जी को जरूर इन चीजों की फिक्र हो रही होगी कि इनके तो राजनीतिक दल में अंतिम दौर में भी उनके नेता को नहीं पता कि कहां से लड़ना है। जूतम पैजार ऐसी है कि उनके चाचा उनके निर्णय को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे लड़के को लड़ाओ। सर ये रणनीति भी तो हो सकती है कि आपको अंतिम टाइम में डॉज दे दिया। देखिए यही रणनीति है कि यादव के नाम पर केवल समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार ये बताता है कि विरासत को कैसे अपने पॉकेट में रखना है और यादव को सैफई परिवार के अलावा किसी यादव पर विश्वास नहीं करना। थैंक यू सर, आप 20 सेकंड से अधिक बोल लिए सर। आप सुनिए, अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं। संजय जी आप सुन लीजिए, संजय जी प्लीज छोड़ दें। हाँ बोले। हमारे यहाँ ब्रजेश जी प्रत्याशी थोपे नहीं जाते, वहां पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय नेताओं और वहां की आवाम और जनता से पूछ करके वहां पर प्रत्याशी तय किया जाता है। और ये बागपत वाली घटना रोज रोज बदला भी नहीं जाता है। मैं नहीं बता रहा, हर हफ्ते आपका एक संशोधित प्रश्न नोट आता है। हेमंत जी कर किए थे हमसे। ये बताइए कि उसका भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके हेमंत जी सोच रहे हैं आज कहाँ प्रदेश अध्यक्ष का जो है काफिला रोक ले रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर आप सब चर्चा के लिए एकत्र हुए और सबने अपना अपना पक्ष रखा। बहन भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा और कल उससे भी शानदार होगा। नमस्कार।